जब कभी भी आप मल्टीबैगर के बारे में सर्च करोगे तो आइशर मोटर का नाम आपके सामने जरूर आएगा। तो इस वीडियो में हम आइशर मोटर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे आइशर मोटर्स के बिजनेस के बारे में, हम जानेंगे उनके एमडी और सीईओ के बारे में, देन हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल, एंड एट लास्ट हम देखेंगे वैल्यूएशन और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आइशर मोटर्स पे। सो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सो कंपनी मेनली दो बिजनेसेस में काम करती है, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल बिजनेस। नाउ कॉमर्शियल व्हीकल के लिए इनका वोल्वो ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर है और उस ज्वाइंट वेंचर का नाम है वीई कॉमर्शियल व्हीकल। इस ज्वाइंट वेंचर में इनकी 54.4% हिस्सेदारी है और वोल्वो ग्रुप की 45.6% हिस्सेदारी है। सेकंड जो मोटरसाइकिल बिजनेस है उसमें इनका ब्रांड है रॉयल एनफील्ड। जो रॉयल एनफील्ड है उसकी 4 सब्सिडियरीज भी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल रही होगी, आप इसको देख सकते हो। ना आप थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं मोटरसाइकिल और कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस के बारे में। सो मोटरसाइकिल बिजनेस में FY 2021 में इन्होंने करीब 6 लाख मोटरसाइकिल सेल करी और जो मिड साइज सेगमेंट है 250 सीसी से 750 सीसी तक, उसमें इनका मार्केट शेयर है 94% का। कुछ साल पहले ये मार्केट शेयर करीब 96% था, बट अभी घटकर ये 94% आ गया, जो फिर भी 90% से ऊपर है। रॉयल एनफील्ड जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है और अभी भी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में है। फोकस मिड साइज मोटरसाइकिल में है 250 सीसी से 750 सीसी के बीच में, और ये 60+ कंट्रीज में अपने बाइक्स को बेचते हैं। जो इनका बाइक का पोर्टफोलियो है उसको हम आगे देखेंगे कौन कौन सी बाइक है। इसके साथ साथ ये एप्रिल्स भी बेचते हैं, क्लोथिंग वगैरह, और मोटरसाइकिल के गियर्स, एक्सेसरीज, ये सभी चीजें भी ये सेल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बाइक्स का पोर्टफोलियो। तो इसमें आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, बुलेट, क्लासिक, मीटियोर 350, हिमालयन, कॉन्टिनेंटल GT 650 एंड इंटरसेप्टर 650। मैं इतना ज़्यादा बाइक का फैन नहीं हूँ, लेकिन इस ब्रांड की खासी फैन फॉलोइंग है। मतलब इस गुड को बाइक के जैसे नहीं खरीदा जाता, इस गुड को आप वेवलिन गुड्स की कैटेगरी में रख सकते हो, जो कि एक सोशल स्टेटस गुड है। इसको आप नॉर्मल बाइक की तरह नहीं देख सकते हो। जो लोग इसके बहुत ज्यादा फैन हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। अब इनका ज्वाइंट वेंचर देख लेते हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल के साथ था। तो उसमें इन्होंने 41,000 कॉमर्शियल व्हीकल सेल करी हैं और मीडियम ड्यूटी सेगमेंट में इनका 30% मार्केट शेयर है। पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं, पर अभी मार्केट शेयर देख लेते हैं पहले। सो लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक में इनका 30% मार्केट शेयर है, जो कि मैंने बताया था। हैवी ड्यूटी ट्रक में करीब 7% मार्केट शेयर है। बसेस में 19.7 मतलब करीब 20% मार्केट शेयर है। और वोल्वो ट्रक्स प्रीमियम सेगमेंट्स में इनका करीब 85% मार्केट शेयर है। नाउ द थिंग इज कि ये जो ट्रक्स हैं ये केवल हाई एंड और प्रीमियम ट्रक्स कैटेगरी में 85% शेयर है, ओवरऑल नहीं है। ओके, सो आपने देखा होगा कि मैंने लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स बताए, ये कितने साइज के होते हैं इसको देख लेते हैं। सो LMD रेंज में इनके आ जाते हैं 5 टन से 16 टन तक के ट्रक्स। इसकी ये जो कैटेगराइजेशन है आप ये देख सकते हो, इनके न्यू VS6 पोर्टफोलियो है इनके। SD का मतलब है हैवी ड्यूटी रेंज, 18.5 टन से 55 टन तक के इसमें आ जाते हैं। एंड देन बसेस आ जाते हैं जो कि 12 सीटर से 62 सीटर्स तक हैं। तो हमने बेसिकली देख लिया कि ये एक रॉयल एनफील्ड ब्रांड चलाते हैं, दूसरा आइशर मोटर्स के नाम से ये कॉमर्शियल व्हीकल्स भी बेचते हैं। तो थोड़ा सा इनकी जर्नी देख लेते हैं। एज अ काइंड ऑफ मैं पूरी जर्नी नहीं बताने वाला हूँ, बट फाइनेंशियल्स के द्वारा थोड़ी इनकी जर्नी समझने की कोशिश करते हैं। सो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये वॉल्यूम्स हैं रॉयल एनफील्ड बाइक के, और इनके हिसाब से जो इन्होंने क्लासिक लॉन्च करी थी 2009 में, वो इनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। वहां से इनकी बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई। 2010 से 18 के बीच में इनकी 40% की कैगर ग्रोथ हुई। और आप ब्रांच देख सकते हो, 2009 में इन्होंने क्लासिक लॉन्च करी, 2013 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल GT लॉन्च करी, 2017 में हिमालयन लॉन्च करी, 2019 में इन्होंने 650 लॉन्च करी, एंड 2021 में मीटियोर 350 इन्होंने लॉन्च करी। तो ये रिसेंट लॉन्च है मीटियोर 350 का। अब इनका मानना ये है कि इनकी जो मेन ग्रोथ है वो 2016 से 21 के बीच में आई है। तो अब इन बाइक्स का जो है वो रिप्लेसमेंट ड्यू है, तो इनके हिसाब से अब इसकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ेगी। अब थोड़ा सा इनका प्रेजेंस देख लेते हैं कि डीलर्स नेटवर्क इनका कैसा है, कैसी स्टोर्स हैं इनकी। तो इनकी करीब करीब 1033 स्टोर्स हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स, 1038 स्टूडियो स्टोर है, टोटल 2071 स्टोर है। आप यहाँ पे रीजन वाइज भी देख सकते हो कि कहाँ पे कितना है। साउथ में करीब करीब 309 लार्ज स्टोर्स हैं एंड 262 स्टूडियो स्टोर्स है। वैसे ही नॉर्थ में 328 लार्ज स्टोर्स हैं एंड
362 स्टूडियो स्टोर्स हैं। डीलर्स नेटवर्क की बात करें तो इन्होंने जो मेन एडिशन किया है 2019 के बाद वो किया है स्टूडियो स्टोर्स में। तो 2020 में इन्होंने 600 स्टूडियो स्टोर्स खोली, जो कि Q1 FY 2022 तक 1038 स्टोर्स हो गया। लार्ज स्टोर्स तो इनके केवल 915 से 1033 हुए, बट इन्होंने जो स्टूडियो स्टोर्स खोले हैं उसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है डीलर्स नेटवर्क में वो 4x हो गई इन जस्ट 5 years, एंड दैट इज ब्रिलियंट। अच्छा, आपको याद है मैंने शुरू में कहा था कि 60+ कंट्रीज में अपनी बाइक्स को बेचते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस से कितना आता है ये भी देख लेते हैं हम। तो इनका FY 2021 में रेवेन्यू था 8,720 करोड़ रुपीस का, जिसमें से इंडिया बिजनेस से था 7,800 करोड़ और इंटरनेशनल बिजनेस से था 847 करोड़। मतलब करीब करीब 10% इनका जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। इसके साथ साथ 1091 करोड़ इस 8700 करोड़ में से स्पेयर पार्ट, अपैरेल एंड सर्विसेज से आता है। तो करीब 10% इंटरनेशनल बिजनेस से, 12% स्पेयर पार्ट, अपैरेल एंड सर्विसेज से, बाकी इंडिया के बाइक्स और कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस से आता है। जो आपने स्टोरी देखी है शुरू से थी नहीं ऐसी। ये स्टोरी जो आइसर मोटर की है वो चेंज हुई मिस्टर सिद्धार्थ लाल जी के ज्वाइन करने के बाद। सो ये अभी कंपनी के MD और CEO हैं और ये मास्टर डिग्री होल्ड करते हैं ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में। नाउ ये डिग्री तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इन्होंने किया है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किया क्या कि पहले आइशर मोटर करीब 15 सेगमेंट में थी, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, अपैरेल, यहाँ तक कि गारमेंट्स बिजनेस में भी थी। तो इन्होंने किया क्या कि उस टाइम पे कंपनी ये भी सोच रही थी कि हम ये जो रॉयल एनफील्ड का बिजनेस है इसको बंद कर देते हैं, कोई मिड सेगमेंट की जगह लोअर सेगमेंट में हम एंट्री लेते हैं। बट सिद्धार्थ लाल ने इस स्ट्रेटेजी को पूरा रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने ये करा कि केवल 2 सेगमेंट रखे, पहला बाइक्स का और सेकंड कॉमर्शियल व्हीकल का। अब इन्होंने ये सोचा कि अगर हमें रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की प्राइस डाउन लानी है, हमें क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम पे जाना होगा और हमें इसको एक लाइफस्टाइल गुड की तरह प्रेजेंट करना होगा, जो कि अभी भी है और अभी भी इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन होते जा रहे हैं। जो इनकी क्लासिक बाइक है इसको इन्होंने रीडिफाइन करा है ताकि यूथ को ज्यादा अपीलिंग लग सके वो बाइक। वो चीजें भी अभी भी इनोवेशन इस कंपनी में चल रहा है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है। नाउ थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं कंपनी के बारे में। प्रोज तो सबसे पहला क्या है कि इसका एक हिसाब से कल्ट सा है, या आप कह लो कि ये लाइफस्टाइल ब्रांड है। लोगों की इतनी खतरनाक फैन फॉलोइंग है इस बाइक के लिए, ये बहुत बढ़िया है कंपनी के लिए ऑब्वियसली। सेकेंड चीज कंपनी के लिए क्या है कि कंपनी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो करी है, जो कि हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखेंगे। थर्ड थिंग जो कंपनी के लिए प्रो है कि इनका मार्केट शेयर 90% से ऊपर है। फोर्थ थिंग कि इनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो इनके पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये ग्रो करें, अपने जो डीलर्स नेटवर्क है उसको और भी ज्यादा बढ़ाएं और अपनी सेल्स को उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो पहला नेगेटिव तो इसमें ये है कि रिसेंट की ईयर्स में इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, जो अगेन हम फाइनेंशियल्स में देखेंगे, और उसका रीज़न ये है ऑब्वियसली कि कोविड की वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। सेकेंड रीज़न ये है कि आपको लग सकता है कि इसका PE हाई है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, और ये स्टॉक मेरे हिसाब से हमेशा ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगा जब तक इसको कोई बहुत खतरनाक टक्कर नहीं मिलती है किसी इंटरनेशनल ब्रांड से। बट मुझे नहीं लगता कि रिसेंट फ्यूचर में ये कभी होने वाला है। ओके, तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल्स के लिए हम जाएंगे screener.in पे। यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कंपनी की 2009 में करीब 2900 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के 8700 करोड़ हो गई। अगर हम कंपाउंड ग्रोथ देखें सेल्स में, वो है 10 ईयर्स में 7% की एंड 5 ईयर्स में भी 7% की। 3 ईयर्स के रिजल्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये लास्ट के 2 ईयर्स देखो, इसमें कोविड की वजह से इनकी सेल्स डाउन हुई है, तो वो इन कंपाउंड ग्रोथ को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इनके रिजल्ट्स को। अच्छा, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। सेल्स तो 7% से ग्रो हुई। अगर आप नेट प्रॉफिट देखो वो 83 करोड़ से बढ़कर 1347 करोड़ हो गया, जो कि 22% का कैगर है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में आपको कैगर ग्रोथ 0 दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली 2021 के फिगर्स कोविड की वजह से लो हो गए, तो ग्रोथ वहाँ पे स्लम्प्ड हो चुकी है। बट अगर आप सही से देखो तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में ग्रोथ दिख रही है, कि मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली FY 20 के जैसा ही आना चाहिए। बट दैट इज जस्ट माई ओपिनियन।
और मैं जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ उसकी वजह से मैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ। इसके साथ साथ एक और बात जान लीजिए कि इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है केवल 0.01 की, तो डेट इस कंपनी पे कुछ खास है नहीं, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 10 ईयर्स में है 24% का एंड 5 ईयर्स में 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत अच्छा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं सिनेरियो प्रेजेंट करने वाला हूं, तो वो सिनेरियो एनालिसिस कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो थ्योरेटिकली स्टॉक का प्राइस होता है वो कैसे होता है कि ईपीएस इंटू पीई, कि मार्केट उसको क्या पीई दे रहा है एंड देन उसको हम ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें शेयर प्राइस मिल जाएगा। सो नाउ फोकस ऑन योर स्क्रीन। सो यहाँ पे हमने 3 ईपीएस लिए हुए हैं, बेस्ट, बेस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस में 70 एंड वर्स्ट केस में हमने ईपीएस लिया है 50 का। इसके साथ साथ हमने 3 पीई भी लिए हैं, कि मतलब मैं ये डिफाइन नहीं करना चाहता ना कि मैं कितने पीई का एज्यूम करता हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ डेफिनेटिव नहीं है तो मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। सो इन 3 पीई में बेस्ट, बेस एंड वर्स्ट केस 55, 45 एंड 35 रिस्पेक्टिवली इनको मैंने लिया है। तो बेस्ट केस जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 3850 का एंड वर्स्ट केस प्राइस आ रहा है 1750 का। अगर हम रिटर्न देखें तो वेस्ट केस में हमें 42% के पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे एंड वर्स्ट केस में हमें रिटर्न मिलेंगे 35% के। मैं किन सिनेरियो को ज़्यादा प्रोबेबल मानता हूँ, इनमें से इन 4 सिनेरियो को मैं ज़्यादा प्रोबेबल मानता हूँ। 3850 से 2700 के बीच में ये प्राइस रह सकती है, ये मेरी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैंने सिनेरियो प्रेजेंट कर दी, आप देख सकते हो आपके हिसाब से क्या सही है। अब थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, क्या मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या नहीं। तो मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और करीब लॉकडाउन के टाइम पे इन्वेस्ट किया था, तो मेरा इस स्टॉक में करीब 100% का रिटर्न है। अगर आप इस वीडियो को देख के इन्वेस्ट करना चाहते हो सो कीप इन माइंड कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो मेरा कुछ पर्सनल गेन हो सकता है इस स्टॉक में। ऑल्दो मैंने इस पर कोई अदर ट्रेड नहीं लिया हुआ है, मेरा सिंपल सा इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने खरीदा था अभी तक वैसे की वैसी पोजीशंस हैं। बीच में एक बार स्प्लिट हुआ था एंड आई थिंक कि मैं उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके जरूर रखूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और थोड़ा सा इंसाइट मिली होगी जो आपको हेल्प करेगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पे। नाउ एज आई ऑलवेज से कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेना, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसी ही स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़ी वीडियोस के लिए।